सहयोगी जितने भी आए हमारी बाजरे की इनकी मीटिंग बुलाई है और हमने ये फैसला लिया है कि वे किसी प्रकार से जो आइडलिंग एजेंट है नहीं वो 1% पे काम करते हम 2.5% पे काम करेंगे। ये हमारा अग्रवाद है। जो भारत बंद का ऐलान है, किस तरह का मंडियों का रुख रहेगा? मंडियां खुलेंगी? मंडियाँ बंद रहेंगी, भारत इसका बंद रहेगा बिल्कुल। हम किसानों के साथ हैं। जो भी धरने प्रदर्शन हमने उठा दिया हम किसानों के साथ देंगे और किसी प्रकार का यहाँ डील नहीं दी जाएगी। तो पूर्ण तरफ से बंद रहेगी मंडियाँ? पूर्ण तरफ से बंद रहेंगी। व्यापार मंडल का भी हमारे साथ है। भारत बंद है बिल्कुल। जो भी है हमने फैसला रखा है जो भारत के अंदर पूर्ण रूप से बंद रहेगा। क्या है सरकार की मंशा, क्यों ऐसा कर रही है? सरकार की मंशा ये अध्यादेश लाए, एक अध्यादेश और जो अध्यादेश लाए 3 अध्यादेश जो इसमें ये किसान बाहर इसका मंडियों से बाहर कोई टैक्स नहीं और मंडियों में टैक्स है, ये सरासर गलत है। और इसमें एक अध्यादेश और लिया जाए जो इसमें MSP के बारे में पक्की कन्फर्म अध्यादेश लिया जाए। मीटिंग में जो प्रदेश भर के व्यापारी संगठन आए क्या इसमें? हाँ, प्रदेश भर के व्यापारी संगठन थे हमारे यहाँ जेल के अंदर सम्मेलन था। सबसे मेन मुद्दा था हमारा कपास, बाजरा और सरसों। इस पे हमारी 2.5% की अटक होनी चाहिए। ये हमारा खास मेन मुद्दा था हमारे ये मंडियों का। हमारी जो आज की मीटिंग थी वो कॉटन, सरसों और बाजरे के ऊपर फोकस थी। ये हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हैं तीनों बाजरा, सरसों और कॉटन ये भी आड़ती के माध्यम से ही लिए जाएं और इसमें सरकार ने आड़ती को आड़त देनी चाहिए। हमारी ये मांग है सरकार से कि ये आड़ती के माध्यम से ही ली जाए। इस पर सहमति बनी है सभी आड़तियों की। और जो कॉटन मंडी है, बाजरा मंडी है और जो कपास मंडी है, बाजरा, सरसों और कपास तीनों मंडियों के पदाधिकारी आए हुए थे। एक स्वर में एक मत में हमने सरकार से ये मांग की है कि इनको भी आड़ती के माध्यम से ही ली जाए और इसमें पूरी की पूरी आड़त दी जाए। दो दिन पहले CM मनोहर लाल खट्टर से बात हुई थी, आपके आड़ती मिले थे, तो किस तरह का उन्होंने प्रस्ताव रखा और अब किस तरह का रुख रहेगा प्रदेश भर में आपका? जैसे हमारी CM के साथ हमारी कार्यकारिणी स्टेट बोर्ड की जो मीटिंग थी उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है, आड़तियों की मांगें मान ली गई हैं। जो आड़तियों की मांग थी वो बेसिकली मोस्टली ऑलमोस्ट मान ली है सरकार ने। उनका 1-2 दिन में लेटर भी आ जाएगा, उससे सेटिस्फाइड है। लेकिन 1-2 इश्यू रहता है, जैसे कॉटन का है, कपास का है, बाजरा का। उन्होंने आश्वासन दिया सरकार ने कि वो एक कमेटी गठित करेंगे। उस कमेटी में हमारी बेल्ट के जो कॉटन बेल्ट के जो आड़ती होंगे 1-2 हमारा उनके साथ जो व्यक्ति जाएगा उस डेलीगेशन में हमारी एंट्री भी होगी। हम भी सरकार से अपने प्रस्ताव रखते हैं। तो भारत बंद रहेगा कल 25, उस तरह किस तरह समर्थन रहेगा? मंडियाँ बंद रहेंगी? मंडियाँ बंद रहेंगी, कोई किसी प्रकार का कामकाज नहीं रहेगा। किसानों के साथ हम पूरे समर्थन में लगे हुए हैं और पूरा का पूरा बाजार भी और मंडियाँ भी बंद रहेंगी। कोई न कोई ऐसा कंपल्सन है जिसकी वजह से सत्ताधारी दल न डिबेट करना चाहता है, न डिस्कस करना चाहता है। दे आर जस्ट रसिंग थ्रू द बिल्स। डिजिटल इंडिया के रहते हजारों करोड़ रुपया लोग लेके चले गए बैंकों से। किसान की तो बात छोड़िए, जिस दिन किसान डिजिटल से व्यापार करने लगेगा उसे पैसा नहीं मिलेगा। कहां ढूंढता फिरेगा वो अंबानी अडानी को? आपको मालूम है 84% से ज्यादा किसान मार्जिनल है। तो आप तो किसान के परिवार से आते हैं, अगर अदरवाइज न लें, बुरा मत मानना, मेरी मनसा खराब नहीं, लेकिन मेरे मन में ऐसा लगता है, ये लगता ही नहीं कि बिल आपने बनाया है। क्योंकि कोई किसान का बेटा इस तरह का बिल नहीं ला सकता। कि कोई न कोई ऐसा कंपल्सन है जिसकी वजह से सत्ताधारी दल न डिबेट करना चाहता है, न डिस्कस करना चाहता है। दे आर जस्ट रसिंग थ्रू द बिल्स। इतने महत्वपूर्ण बिल, क्या ये उचित नहीं होगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि देश के 60% से ज्यादा लोगों को रोजी रोटी देने वाले सेक्टर के बारे में जब आप बिल लाएं तो विपक्ष के नेताओं से भी बात करें
और देश के तमाम किसान संगठनों से बात करें। आपने कोरोना के नाम पर ये सब अध्यादेश जारी कर दिया और बिल लाए, किसी से कोई पूछा नहीं। आप केवल अपने जो बीजेपी का है, भारतीय मजदूर संघ, उससे ही डिस्कशन कर लिया होता, वो भी नहीं पूछा। आखिर क्या कंपल्सन है, क्या मजबूरी है? भूपेंद्र जी बोल रहे थे कि देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का 12% हिस्सा रहेगा। हम आजाद हुए तो 50% था, 14 में लगभग 17-18% था। तो 14 से तो आपकी सरकार है, फिर ये 5-6% जीडीपी में हिस्सा कम कैसे हो गया? मैं जानता हूं कि जब तोमर साहब बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जी पृथ्वी पर स्वर्ग उतारना चाहते हैं इन बिलों के माध्यम से, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। आप कहते हैं कि डिजिटल इंडिया के रहते हजारों करोड़ रुपया लोग लेके चले गए बैंकों से। किसान की तो बात छोड़िए, जिस दिन किसान डिजिटल से व्यापार करने लगेगा उसे पैसा नहीं मिलेगा, कहां ढूंढता फिरेगा वो अंबानी अडानी को? आपको मालूम है 84% से ज्यादा किसान मार्जिनल है, 3 एकड़ से कम उसके पास जमीन है, वो कहां अपना बेचने जाएगा? ये बड़ी अजीब स्थिति है, जाने किस तरह की बात करते हैं। समानांतर मंडियां हो जाएंगी। आप ये बताइए कि जो अभी मंडी शुल्क से राज्यों को पैसा मिलता है, वो जब कम हो जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति आप कैसे करेंगे? कोई मैकेनिज्म है आपकी? कोई मैकेनिज्म नहीं। और आपने शुरू में ही कहा था कि कहीं भी किसान मनचाही कीमतों पर बेच सकेगा। क्या आप इसकी गारंटी देते हैं कि किसान की मनचाही कीमतों पर कौन मूल्य मिलेगा? मनचाही कीमतों पर इस शब्द पे जोर दीजिए आप। आपने कहा था शुरू में इंट्रोड्यूस करते समय इन बिलों को, ये नहीं हो सकता है। क्या मालूम क्या स्थिति होगी? जैसे समानांतर बड़े बड़े लोगों की मंडियां आ जाएं और हमारी एग्जिस्टिंग मंडीज, तो उनके सामने ही तो इनकी दम घुट जाएगी, ये मुकाबला उनका नहीं कर सकते। उसी तरह से जैसे जियो के सामने हमारा बीएसएनएल दम तोड़ रहा है, तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है? बेचने की स्थिति में हो कि नहीं? और आप तो किसान के परिवार से आते हैं, अगर अदरवाइज न लें, ये लगता ही नहीं कि बिल आपने बनाया है। क्योंकि कोई किसान का बेटा इस तरह का बिल नहीं ला सकता। इससे आगे की बात नहीं मैं कहना चाहूंगा। लेकिन आप तोमर साहब, आप चंबल के किनारे के रहने वाले, मैं इन बिलों की टेक्निकलिटीज पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो कुछ है सब किसान विरोधी है। जो कुछ है, मैं सारे लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमारे चंबल की घाटी में इधर इटावा है, उधर भिंड और ग्वालियर है, जिधर से हमारे मंत्री जी आते हैं। वहां एक बहुत बड़े कवि हुए थे शिशु जी, तो वो जाते थे चंबल के किनारे, तो एक तरफ पनघट था, क्योंकि चंबल का पानी बहुत शुद्ध था, इतना शुद्ध पानी कहीं हिंदुस्तान में नहीं था। लोग वहीं से पानी भर के महिलाएं लाती थी। और एक तरफ मरघट था, उन्होंने पूरा खंडकाब लखाछन दे चंबल घाटी पर। सर, देयर इज 1 मिनट सर, 1 मिनट। 1 मिनट, देयर इज ओनली 1 मिनट। देखिए, तो उन्होंने मरघट को क्या लिखा, मैं सारे लोगों से, हमारे ऊपर भी लागू होता है। 4 लाइनें में कहना चाहता हूं
कि स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। इस सत्य को, जीवन के इस मर्म को समझिए। सत्ता में न भी रहें और रहें भी, तब भी जब 10 साल बाद आप गांव के सब खेतों की मेड़ों पर जाएंगे तो टूटी ही मेड़ें आपसे पूछेंगी कि जब हमारा गला काटा जा रहा था तब आप संसद में क्या कर रहे थे। उदास लड़के गांव के ये पूछेंगे, उनके चेहरे जो अभी खिले रहते हैं वो मुरझाए चेहरे ये पूछेंगे कि जब हमारा डेथ वारंट निकाला जा रहा था संसद के जरिए तो आप संसद में क्या कर रहे थे। क्या जवाब देंगे आप? हम जवाब देने लायक नहीं होंगे। इस 7 मिनट में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जीवन के मर्म को समझिए और हम सब पर ये लागू होता है। इसलिए ऐसे काम कीजिए कि आने वाले पीढ़ी कभी आपको दोषी न ठहराए। बहुत बहुत धन्यवाद। जमाने में गाय भैंस चोरी किया करते थे ना, चोर, तो चोरी करते वक्त एक चोर गाय की घंटी उतार के उत्तर दिशा में भागता था, बाकी सारे चोर गाय को लेकर दक्षिण दिशा में भागते थे। बेचारे अंधेरे में गांव वालों को पता नहीं चलता था, वो घंटी की आवाज सुन के उत्तर दिशा में घंटी के पीछे पीछे भागते थे और दूसरे चोर गाय बैल लेके, एक्चुअल घंटी नहीं बचानी थी, गाय बचानी थी, चोर ले जाते हैं गाय, ये बेचारे घंटी के चक्कर में भागते रह जाते हैं। आज भी यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। आज के जमाने में गाय क्या है, इकोनॉमी डूब रही है, उसको बचाना था, जॉब्स खत्म हो रही हैं, उसको बचाना था, कोविड बढ़ रहा है, उसको बचाना था, और बचा किसको रहे? घंटी के पीछे पूरा गांव, पूरा देश भाग रहा है। सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत, चक्रवर्ती, वो रिया चक्रवर्ती और मीडिया, सब के सब घंटी के पीछे भाग रहे हैं और पूरा देश डूबे चला जा रहा है। वो दक्षिण दिशा में था, हमारे को बचानी इकोनॉमी थी, इकोनॉमी बचाने की जगह सारे न्यूज चैनल यही कर रहे हैं। ये टेल लाइव